अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी एक मेरे प्यारी सी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है। उन्होंने मुझे कहा था कि जैसे आपने 8 से 3 8 का पास्ट पेपर एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल इसी तरह आप 8 6 2 8 का पास्ट पेपर भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलिए आइए समझते हैं। स्प्रिंग 2017 कोर्स कोड 8628। इसका पहला सवाल है, व्हाट इज़ मीन बाय असेसमेंट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस टर्म फ्रॉम एवोल्यूशन। फ्रेंड्स, असेसमेंट पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो मैंने दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय असेसमेंट जो कि आपने 10 नंबर के लिखना होगा, वो उस वीडियो से आप ले लीजिए, ठीक है। उसमें उसकी टाइप्स भी हैं, डेफिनेशन भी है, इश्यूज़ भी हैं, यानी A to Z मैंने उसमें तब बयान कर दिया है, ठीक है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं यहाँ इस सवाल का जवाब दूंगी जो बाकी 10 नंबर का है, डैट इज़ हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस टर्म फ्रॉम एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन और असेसमेंट में आप क्या डिफरेंस रखते हैं या करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, देखने में दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, लेकिन असेसमेंट क्या है, इट इज़ बेसिकली फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट टू द इंस्ट्रक्टर, ठीक है। स्टूडेंट की तरफ से इंस्ट्रक्टर को ये एक फीडबैक जा रहा होता है कि टीचर आपने जो लेक्चर डिलीवर किया है ना, वो हमने इतने % समझ लिया है, ठीक है। जबकि जो एवोल्यूशन है वो फीडबैक है इंस्ट्रक्टर से स्टूडेंट की तरफ, ठीक है। एक इंस्ट्रक्टर से स्टूडेंट की तरफ जो फीडबैक जा रहा होता है वो एवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। यानी इंस्ट्रक्टर जो है वो ये देख रहा होता है कि उसने कितना गेन कर लिया है, ठीक है। उसने कितना अच्छा पढ़ा लिया है, उसका जो एम था इस लेक्चर में डिलीवर करने का, क्या वो पूरा कर लिया है उसने। देखिए, असेसमेंट जो है वो एक प्रोसेस कंसिडर किया जाता है, जबकि जो एवोल्यूशन है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखिए इसलिए कि देखिए मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि पूरे साल के बीच में जो आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, वो टेस्ट आप क्यों कंडक्ट कर रहे होते हो, वो असेसमेंट आप क्यों कर रहे होते हो, इसलिए कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, बच्चा सही से सीख रहा है या नहीं सीख रहा, तो हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करें, हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव कर लें, ठीक है। दूसरा, लेकिन जो पूरा साल जब आप पढ़ा लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपने जो करिकुलम डिज़ाइन किया था, वो जो आपने पूरा साल आपने पढ़ा लिया, उसके बाद जब आप फाइनल बच्चों को रिज़ल्ट कार्ड की सूरत में ग्रेड्स और % असाइन कर रहे होते हो, वो एवेल्यूएशन कहलाता है। आगे समझ में। यानी कि असेसमेंट जो है वो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जो एवेल्यूएशन है वो एक सिर्फ जजमेंट है जो फाइनल ग्रेड या रिपोर्ट को बयान कर रहा है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, यानी कि और जो असेसमेंट है वो आपकी नॉलेज को, आपके स्किल्स को, आपके एम को, ठीक है, आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने में मदद देता है। असेसमेंट ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन एवोल्यूशन को इससे कंसर्न नहीं है। एवोल्यूशन का मकसद सिर्फ ग्रेडिंग करना है, फाइनल रिपोर्टिंग देना है, ठीक है। इट गिव्स द रैंक अमंग द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लासरूम, ठीक है। अच्छा जी, एक मज़ीद एग्जांपल दे देती हूँ। अच्छा, इसलिए हम असेसमेंट को जो है वो फॉर्मेटिव कहते हैं, जबकि एवोल्यूशन को हम समेटिव कहते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब मैं एक मज़ीद एग्जांपल देती हूँ आपको, इससे आपको मज़ीद अच्छा समझ में आ जाएगा असेसमेंट और एवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर सपोज टू बी मैंने किसी को एक फूल गिफ्ट किया है, ठीक है, फ्लावर पॉट मैंने उसको गिफ्ट किया है, ठीक है, तो अगर वो बंदा असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो ये कहेगा कि अगर मैं इस फूल को थोड़ा सा पानी मज़ीद दे दूँ तो ये मज़ीद खिल जाएगा, ठीक है। यानी असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मेरी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। जबकि अगर वो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बयान करेगा, तो वो ये कहेगा कि फूल पर्पल कलर का है, थोड़ा सा मुरझाया हुआ है और इसमें पत्ते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन हो गया। तो ये उसने एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रिस्पॉन्ड किया है। अब आपको सही से समझ में आ गया होगा कि एवोल्यूशन डजेंट कंसर्न कि इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, कितना अचीव किया, कितना लॉस किया है, ठीक है। लेकिन जो आपका असेसमेंट है वो आपको बता रहा है कि आपने, ठीक है, क्या करना है कि इस चीज़ में ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ये इम्प्रूवमेंट की नीड है भी या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये एवोल्यूशन और असेसमेंट का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आप
इसके बारे में कोई भी मटेरियल उठा के पढ़ेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक आपको समझा दी है। देखिए, चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन रिलायबिलिटी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड थ्रू डिफरेंट मेथड्स। इसकी कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अब वहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय परफॉर्मेंस असेसमेंट, हाउ विल यू असेस द परफॉर्मेंस इन लेबोरेटरी प्रैक्टिकल बीइंग अ साइंस एजुकेटर। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट क्या होता है। देखिए, नाम से जाहिर है, ठीक है। असेसमेंट का मतलब आप डिफरेंट टेस्ट ले रहे हो, बच्चे को किसी कटहरे में खड़े कर रहे हो, ठीक है, उसे असेस कर रहे हो। अच्छा, अब सपोज टू भी मैंने बच्चे को कहा है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने उसे प्रोवाइड किया और मैंने उसे कहा है कंप्लीट दिस टास्क। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा, अगर वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो मैंने उसे डिफरेंट केमिकल्स प्रोवाइड कर दिए, सपोज टू भी सोडियम और क्लोरीन दे दिया, मैंने उसे कहा इससे नमक बनाए, NaCl बनाए, ठीक है। तो यानी मैंने उसे कहा है ये कि वो प्रोडक्ट क्रिएट करे। यानी दो सिनेरियोज हो गए, एक में मैंने उसे कहा है कि कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, दूसरे में मैंने उसे कहा है कि क्रिएट द प्रोडक्ट, ठीक है। आप देखिए कि दोनों सिनेरियोज में ये बहुत हायर टास्क हैं, ठीक है, जिसमें उसे अपनी हायर ऑर्डर स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो और वो दोनों ऐसे टास्क हैं जिसमें उसको परफॉर्म करना है, ऐसा ही है। तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। डेफिनेशन में इसकी ये आता है कि ये स्टूडेंट की एबिलिटी को मेजर करता है। कौन सी एबिलिटी को? जिसमें वो अपने स्किल्स और नॉलेज को अप्लाई करता है जो उसने किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ स्टडी से सीखा है, ठीक है। डेफिनेशन में एक दफ़ा रिवाइज कर लेती हूँ। इट मेजर्स स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई द स्किल्स एंड नॉलेज लर्न फ्रॉम द यूनिट और यूनिट्स ऑफ स्टडी, ठीक है जनाब। अब सिनेरियो आता है कि वाई द परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। वाकई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि साइंस आपने पढ़ ली बगैर प्रैक्टिकल्स के तो आपने कुछ नहीं सीखा। इट्स जस्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अच्छा, अब PBA इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको हम PBA कहते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। देखिए, सिर्फ पेपर पेंसिल इनफ नहीं होता किसी चीज़ को सीख लेने के लिए, ठीक है। आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो आपने स्टूडेंट को परफॉर्म करवाना होगा, ठीक है। आप जो थ्योरेटिकली आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसके साथ बच्चों को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रखें। इससे ना सिर्फ वो अच्छा सीख सकेगा बल्कि वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको 2 टास्क बताए, ठीक है, कि एक सर्किट कंप्लीट करने का, दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करने का। अब ये दोनों टास्क आप देख लीजिए, ये तो स्टार्ट है। आगे जाते हैं तो साइंटिस्ट यही तो परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट केमिकल्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको बना रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं। तो यानी कि ये वो टास्क बच्चा करने के काबिल हो जाता है जो आज दुनिया के कॉम्पिटिशन्स हैं उनको वो एम्ब्रेस कर जाता है, ठीक है, आज के कॉम्पिटिशन्स को फेस करने के काबिल हो जाता है। एग्जाम्पल्स में आप बहुत कुछ ले सकते हैं। आप बच्चे को लिखने के लिए दे रहे हैं, राइटिंग स्किल्स आ गए, आप लेबॉर्ट्री वर्क करवा रहे हो, आप ड्राइंग, स्केचिंग, ठीक है, हर वो चीज़ जिसमें बच्चा खुद परफॉर्म कर रहा हो, वो छोटी से छोटी सी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी तक, वो असेसमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हम एक बच्चा अगर रीड अलाउड खड़ा होके रीडिंग भी कर रहा है क्लास में, यानी पब्लिकली वो ये अपनी एफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कर रहा है। एक ब्लैक बोर्ड पर आकर एक बच्चा ग्राफ बना रहा है या अपनी कॉपी में भी बना रहा है, ठीक है, अपनी ऑन रिसर्च को स्टूडेंट कर रहा है, ये तमाम चीज़ें परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में आ जाती हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, टाइप्स इसकी 2 टाइप्स हैं, एक ये रिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, दूसरी एक्सटेंडेड परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। रिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में होता है कि आप इसको एक लिमिटेड टास्क देते हो किसी बच्चे की लिमिटेड स्किल को असेस करने के लिए। जैसे मैंने बच्चे को कह दिया कि वो कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर फाइल है या आप कहेंगे MS वर्ड ओपन करके दिखाए, ठीक है, तो ये एक लिमिटेड टास्क हो गया, ठीक है, इसको हम फॉर्मेटिव भी कंसिडर करते हैं। दूसरा एक्सटेंडेड PBA, जिसमें बच्चा अपने सारे स्किल्स का इस्तेमाल कर लेता है जो उसने अपने यूनिट ऑफ स्टडी से सीखा होता है, ठीक है। उसमें मैं उसको टास्क देती हूँ, मैं कहती हूँ नाउ डू वट एवर यू वांट। लेबॉर्ट्री में मैंने उसे डाल दिया और मैंने उसे कहा कि मुझे इस केमिकल की सिंथेसिस करके दो। अब कौन सा केमिकल यूज़ करना है, कहाँ टेस्टिंग करनी है, आपने कौन से हाई ऑर्डर स्किल्स का इस्तेमाल करना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है,
ठीक है जनाब। अब देखिए दूसरा सवाल ये है कि एज अ लेबॉर्ट्री टीचर आप लेबॉर्ट्री में कैसे बच्चे को असिस्ट कर सकते हो परफॉर्मेंस बेस्ड असिस्टेंट में। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा स्केल अपने दिमाग में रखो, आप सिंपल छोटा स्केल रखते हैं कि सपोज टू बी माइक्रोस्कोप जो है वो पड़ी हुई और मैंने बच्चों को उसको डिफरेंट पार्ट्स का लेक्चर दिया है, अब मैं उनसे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक पीपीटी मिली थी जिससे ही मैं आपको ये सारा डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिटेल उसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद क्लियरफाई हो जाए, ताकि अगर ठीक है मटेरियल वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस आउटकम को स्पेसिफाई करना है कि आप करने क्या जा रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू असेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ठीक है, आप कौन सा लर्निंग स्किल्स उसका असेस करने जा रहे हो। तो मैं यहाँ माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने का लर्निंग स्किल फाइंड आउट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि बच्चा जो है माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो यानी कि मेरा पहला जो मेरी हेडिंग थी, जिसका पहला स्टेप है कि स्पेसिफाइंग द परफॉर्मेंस आउटकम। ठीक है, उसमें मैंने क्या करना है, उसमें मैंने डिसाइड ये किया है कि बच्चा जो है आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप को। दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, सिलेक्टिंग द फोकस ऑफ द असेसमेंट। अब आपने ये फोकस करना है कि आपने असेसमेंट कैसे लेना है, कि आप प्रोडक्ट पे फोकस करो या प्रोसेस पे फोकस करो। ठीक है, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि एक बच्चे को अगर मैं जंप लगाना सिखा रही हूँ, हायर जंप लगाना सिखा रही हूँ, ठीक है, तो ये भी एक परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कहलाता है। अगर वो हायर जंप लगा रहा है दैट्स अ प्रोडक्ट। ठीक है, उसने जंप लगा ली, अब मैं उसे ये कहूँगी ना, तो मेरा यहाँ पर जब मैं उसका असेसमेंट लूँगी तो मैं उसे ये कहूँगी कि जंप लगा के दिखाओ। इस पर तो प्रोसेस कुछ अहमियत का हामिल नहीं है ना, कि मैंने उसको बताया कि पहली टांग ऐसे उठानी है, इस एंगल से जाना है, इस तरह से जाना है। नहीं, ये प्रोसेस कहलाता है जो मैंने उसे सिखाने के लिए वक्त लगाया, ये प्रोसेस है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, जो उसने मुझे जंप लगा के दिखाया। इस सिनेरियो में मुझे प्रोडक्ट पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ भी होती है कि आपने फोकस करना है, आपने असेसमेंट भी फोकस करना है कि आप वो प्रोसेस पे उसका असेसमेंट लोगे कि आपने किस तरह, मिसाल के तौर पे केमिकल बनाया है, तो आपने उस एक एन सोडियम को मैंने हाइड्रोक्साइड में डाला, इतना टेम्परेचर रखा, फिर मैंने फलाना केमिकल डाला, एंजाइम ने एक्टिव हुआ, ये सारा प्रोसेस, इस पर फोकस करना है, या बस मैंने दोनों को मिक्स करके जो फाइनल प्रोडक्ट मुझे अचीव होगा मुझे उस पर फोकस करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने देखना होगा कि प्रोसेस ऑफ द असेसमेंट को फोकस करना है या प्रोडक्ट ऑफ द असेसमेंट को फोकस करना है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, डिग्री ऑफ रियलिज्म को आपने सिलेक्ट करना है। यानी कि देखें, नाम से जाहिर है, रियलिज्म का मतलब ये है कि उस हद तक आप परफॉर्मेंस करवाएं जो वो चीज़ रियलिज्म में आ जाए। ठीक है, हकीकतन आपको नज़र आने लग जाए। ठीक है जनाब, यानी डिग्री ऑफ रियलिज्म इतना अच्छा होना चाहिए। मैं माइक्रोस्कोप में मिसाल दूंगी तो मैंने डिफरेंट पार्ट्स तो बता दी, काफ़ी पार्ट्स उसके जो हैं वो अंदर अटैच थे, छुपे हुए थे, जो मैंने उसको डायग्रामेटिकली सिखा दी है। ठीक है, ये रियलिज्म से थोड़ा सा हट गया है। या मेरे पास कोई ऐसी माइक्रोस्कोप पड़ी हो जो कि नकारा थी, उसके डिफरेंट पार्ट्स मेरे पास अलग से पड़े हुए हों और मैं उसे बताऊँ कि ये पार्ट है जो उसके बैक साइड पर इस तरह से लगा हुआ है, तो ये डिग्री ऑफ रियलिज्म के करीब हो गया कि मैंने उसे खोल के सामने दिखा दिया। होपफुली आपको समझ में बात आ गई होगी। अच्छा जी, चौथा पॉइंट इसका ये होता है कि सिलेक्टिंग द परफॉर्मेंस सिचुएशन फॉर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आपने सिचुएशन क्या डील करनी है, आपने उसे किस सिनेरियो में टूल क्या देना है। ठीक है, आपने उसे क्या टूल देना है। आपने पेपर पेंसिल टेस्ट उसे दे देना है कि आप बस आइडेंटिफाई करें माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को, नाम लिख के दे दें, मैंने डायग्राम्स बना के दे दी हैं, या आपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लेना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने बच्चों को फील्ड में भेज दिया, ठीक है, बीइंग अ बोटानिस्ट, और मैंने उन्हें कहा कि वो वाले लीव्स जो है आइडेंटिफाई करें जो कि टॉक्सिक हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस में ये है कि वही वाली बात कि माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर उन्हें आप गैदर्ड करके बताएं। ठीक है, या उन्हें आप डिफरेंट जो है वो एनालाइज और रिकॉग्नाइज करके बताएं कि कौन सा पार्ट कौन सा है। ठीक है, सिमुलेटेड परफॉर्मेंस, सिमुलेशन का मतलब कंप्यूटर आ गया उसमें। ठीक है, यहाँ तो उसका कोई काम नहीं है। ये आप कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं किस किस सिनेरियो में। वर्क सैम्पल कर सकते हैं आप, स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्सटेंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया कि जिसमें आप साइंस के बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो, बाकायदा रिपोर्ट बनाते हो। ठीक है, ये सारे वो स्टेप्स थे जो आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस टेस्ट है, यहाँ पर ये वाला अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि आपने बच्चों को आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप्स को।
अच्छा जी, अब सबसे जो नीचे पॉइंट है वो ये है कि आपने परफॉर्मेंस को ऑथेंटिक बनाना है, जो 5वां पॉइंट है, ठीक है। आपने परफॉर्मेंस को ऑथेंटिक बनाना है कि जितना अच्छा हो सके बच्चा सीख सके, जितना अच्छे वर्ड्स, फ्रेजेस, ठीक है, पार्ट्स के नाम, ये सारी चीज़ें, अच्छी आइडेंटिफिकेशन कि अगर कोई हाई स्टैंडर्ड की आपको माइक्रोस्कोप दे दी जाए तो आप उसमें भी लेंस को आइडेंटिफाई कर सको, हाँ ये जो लेंस है वो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। सबसे लास्ट में आता है तो फिर आपने मेथड क्या रखना है ऑब्जर्वेशन का। देखिए, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट को असेसमेंट करने का जो मेथड है ना, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी मैं इंशाल्लाह ताला अलग वीडियो पूरी अपलोड करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी होगी, लेकिन ये आपको मेन जो टर्म्स है ना इसकी वो समझाने के लिए, क्योंकि इस कोर्स कोड में ये टर्म्स बहुत बार यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है। इसका अलग से सवाल भी आ सकता है, ठीक है। आप कौन से मेथड यूज़ करते हैं, इन मेथड में जो फर्स्ट चैप्टर में मौजूद भी है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स एंड स्कोरिंग रूब्रिक्स, ठीक है, ये तमाम मेथड्स हैं जो कि आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन मेथड्स को मज़ीद मैं यहाँ पर बयान नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। इसका भी लिंक शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर आप वहाँ से 5 मिनट या 6 मिनट की जो वीडियो है वो देख के इन डेफिनेशन को समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे 20 नंबर का एक अलग से सवाल भी आ सकता है। तो ये थी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। अच्छा जी, अगला सवाल है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स नेसेसरी टू डेवलप अ टेस्ट फॉर साइंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं कि एक टेस्ट के क्या होने चाहिए या फीचर्स आते हैं, तो दोनों का जवाब एक ही होगा। अच्छा, इस सवाल का जवाब जो है वो कोर्स कोड 8638 में मौजूद है, पेज नंबर 218, वो आप खोल दीजिएगा। उसके बाद फिर ये समझिएगा जो मैं समझाने चाह रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारी हेडिंग्स और मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि दूसरे कोर्स कोड के क्वेश्चन जो है ना वो दूसरे कोर्स कोड में पूछ लेते हैं। खैर, तो चलिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है वो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ठीक है। उसमें ये है कि आपने बाइसनेस नहीं रखनी है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आसान या मुश्किल सवालात नहीं पूछने हैं, ठीक है। जो उस सब्जेक्ट का डिमांड है वो आपने पूरी करनी है। दूसरा, आपने चाहते हैं कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी अचीव हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखें, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव बेस्डनेस, उसमें क्या है कि देखिए, टेस्ट डिज़ाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप टेस्ट क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने बच्चों को उसके फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स समझाए हैं, ठीक है, पेटल्स, एप्पल्स, नीच एंड एवरीथिंग, और मेरा ये स्कोप है टेस्ट बनाते हुए ठीक है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरे बच्चों को ये तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ जाने चाहिए, वो कोई भी फूल उठाऊं तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है जनाब। अब उसके बाद जो भी सवाल आप बुक में रखेंगे ना, उस सवाल के पीछे कोई ना कोई आपका मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सवाल लिखती हूँ, मैं सारे फ्लोरल पार्ट्स की डायग्राम, ठीक है, फ्लावर के डायग्राम के सारे पार्ट्स में बयान कर देती हूँ उस डायग्राम में, लेकिन मैं एक सैपल को मिसिंग कर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि फाइंड आउट द मिसिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इसके पीछे मेरा ये आइडिया था, मेरा ये मकसद था कि बच्चा सैपल को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाए, ठीक है। तो हर सवाल के पीछे एक पर्टिकुलर आइडिया होना चाहिए। नाउ तीसरा पॉइंट है कॉम्प्रीहेंसिवनेस, यानी कि आप जो भी टेस्ट बनाओ, ठीक है, उसमें सारा सिलेबस कवर होना चाहिए। सिलेबस हो, टॉपिक हो, वट एवर इट इज़, ठीक है, वो पूरा कवर होना चाहिए, उससे रिलेटेड हर मटेरियल आपने ऐड करना है, ठीक है। जितना भी मुतवक्के ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, एंटिसिपेटेड ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, आपने वो कवर अप करने हैं। वैलिडिटी की बात आती है तो बिल्कुल वही टेस्ट के अंदर आपने वही सवालात लिखने हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं। वही मिसाल दूंगी, अगर विमेन स्टडीज़ के मुतल्लिक मैं पूछना चाह रही हूँ बच्चों से, तो मैंने आसान और सादा अल्फाज में विमेन स्टडीज़ के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने हैं। मैंने अपनी अंग्रेज़ी नहीं झाड़नी कि बच्चा सवाल ही समझ ना सके और जवाब क्या देगा फिर वो, ठीक है। अच्छा, वैलिडिटी की आगे इसमें टाइप्स भी डिस्क्राइब हुई हैं कि कौन कौन से वैलिडिटी, वो सारी टाइप्स की वीडियो जो है मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है, वो मेरे चैनल से देख लीजिएगा। जबकि 2 हैं जो न्यू टर्म्स हैं, ऑपरेशनल वैलिडिटी एंड देन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, वो मैं यहाँ बयान कर दूँगी, ठीक है। देखिए, ऑपरेशनल वैलिडिटी में यही है कि आपका जो टास्क है ना, उस टॉपिक का जो टास्क है ना, वो पूरा का पूरा उस टेस्ट में कवर होना चाहिए, ठीक है। जितनी उस टास्क की डिमांड्स है ना, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं वो आपने टेस्ट में कवर अप करने, तभी वो ऑपरेशनल वैलिडिटी कहलाएगी, ठीक है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में ये है कि वो बच्चा जब वो टेस्ट
कंडक्ट करेगा उसके बाद जो उसके स्कोर आएंगे उससे आप जज कर पाओगे कि हाँ इस बच्चे की आगे परफॉर्मेंस क्या रहेगी। ठीक है, आप फ्यूचर परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे। ऐसे ही होता है ना, जब स्टूडेंट्स अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कुछ टेस्ट में तो आप एनालाइज कर लेते हैं हाँ ये लाइक स्टूडेंट है, इसको ये सब्जेक्ट में स्किल्स हैं तो ये आगे अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, अच्छा जी, कंटेंट एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। रिलायबिलिटी की डेफिनेशन मुझसे मिसिंग हो गई थी अपनी रिलायबिलिटी की वीडियो में, इसलिए ये मैं ज़रूर यहाँ बताऊँगी। देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी कि एक बच्चे का भी मैं टेस्ट ले रही हूँ, जो मैंने उसको टॉपिक समझाया है आज लिया है, 2 दिन बाद लूँगी। अगर उसने 8 आउट ऑफ 10 स्कोर्स लिए हैं तो 2 दिन बाद भी उसे 8 आउट ऑफ 10 स्कोर्स ही लेने चाहिए। ठीक है, यानी ये रिलायबिलिटी होगा। सपोज टू भी एक बंदे को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये एक ट्रेट है, ये एक जेनेटिकली इनहेरिटेड बीमारी है। ठीक है, यानी मरते दम तक ये बीमारियां जानना ही छोड़ दी जो कि जेनेटिकली इनहेरिटेड होती हैं। ठीक है जनाब, हम इनको कम या ज़्यादा कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। तो एक बार जब कलर ब्लाइंडनेस का मैंने टेस्ट लिया है, ठीक है, डेफिनेटली वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद मैं दूसरा लूँगी तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, तीसरा लूँगी वो भी पॉजिटिव आएगा, चाहे मैं 3 दिन बाद लूँ या 4 दिन बाद। ठीक है, दिस इज़ द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। आगे समझ में, तो वो टेस्ट रिलायबल है। अब देखिए, एक जो टेस्ट है अगर वो रिलायबल है लेकिन वो वैलिड नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, देखिए, एक बच्चा है, मैंने उसको टॉपिक्स पढ़ाया है, मैं उसको टेस्ट ले रही हूँ, एक बार लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, बच्चे ने सेम स्कोर्स मुझे दे दिए। लेकिन मैं कह रही हूँ टेस्ट रिलायबल तो है, मुझे सेम स्कोर हर बार मिल रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो उसका मकसद ये है कि मैंने वो सवालात तो पूछे ही नहीं है जो उस टॉपिक से रिलेटेड थे, मैंने तो इतने आसान सवालात उठा के दे दिए उसको, या मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ आसान ही सवालात पूछे हैं, तो वो टेस्ट वैलिड तो ना हुआ ना। ठीक है, आ रही है समझ में। इसी तरह से अगर एक टेस्ट वैलिड है यानी सवालात तो मैंने पूछे हैं वो वाले जो टॉपिक से रिलेटेड थे, लेकिन वो टेस्ट रिलायबल नहीं है, यानी बच्चा ने अच्छी तरह समझा ही नहीं कि वो जब मैं उससे एक बार ले रही हूँ तो वो 0 नंबर दे रहा है, अगली बार ले रही हूँ तो 2 नंबर दे रहा है, अगली बार ले रही हूँ फिर 0 नंबर दे रहा है। ठीक है, यानी कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। एक टेस्ट अगर वैलिड है तो उसको रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर जो रिलायबल टेस्ट है, अगर एक टेस्ट है वो रिलायबल है, ठीक है, तो हो सकता है वो वैलिड ना हो। ठीक है, यानी कि मैंने अगर बच्चे से सवालात पूछे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो बच्चे ने आंसर तो हर बार मुझे सेम दिया, लेकिन मैंने क्या किया था, टॉपिक से रिलेटेड सवालात तो पूछे लेकिन आसान सवालात पूछ लिए थे। तो एक टेस्ट रिलायबल तो हो सकता है लेकिन वैलिड नहीं हो सकता। लेकिन जो एक टेस्ट जो कि वैलिड नहीं है तो वो कभी भी रिलायबल भी नहीं हो सकता। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। आगे है डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिलायबिलिटी। ये सारे मेथड्स भी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसको देखना है वहाँ से देख लीजिए, लेकिन इस सवाल में ये लिखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग पार्ट। डिस्क्रिमिनेटिंग पार्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए, एक क्लास में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी है और एक लोअर इंटेलिजेंस का बच्चा भी बैठा हुआ है। ठीक है, आपने टेस्ट में सिर्फ हायर इंटेलिजेंस वाले बच्चे को देख के नहीं सवालात पूछने, आपने टेस्ट में आसान सवालात भी लिखने हैं, आपने टेस्ट में मुश्किल सवालात भी लिखने हैं, ताकि दोनों बच्चे कवर अप हो सके। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, प्रैक्टिकेबिलिटी डिपेंड करती है आप कितना अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करवा सकते हो बच्चों पर। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, ये फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने बच्चों को कुछ प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है जो मेरी बुक में मौजूद थी, ठीक है, और अगर मेरे पास पैसे हैं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा है, तो मैं उनको फील्ड वर्क की तरफ लेके जा सकती हूँ। अगर पैसा नहीं है तो मैं उनको नहीं लेके जा सकती। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ पे डेवलप करती हैं, डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, कंपेरेबिलिटी में यही चीज़ आ जाती है। देखें, मैंने आपको ये इट इज़ रिलेटेड टू द पैरेलल, ठीक है, फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। जैसे कि देखें, अगर एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, अब उस टॉपिक से रिलेटेड मुख्तलिफ टीचर्स भी उस बच्चे से सवालात करेंगे या उससे मुख्तलिफ टीचर भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो वो बच्चा जो है वो सही आंसर देगा, ठीक है, या सेम स्कोर देगा। ठीक है, तो ये आपको कंपेरेबिलिटी में आ जाता है कि यानी जब एक चीज़ पढ़ा दी तो आप डिफरेंट चीज़ों से उसे एनालाइज कर लें, वो आपको सेम रिजल्ट देगा। दैट इज़ अ कंपेरेबिलिटी। अगला है यूटिलिटी। देखिए, यूटिलिटी की सिंपल एग्जांपल ये है कि जो चीज़
परफेक्ट तौर पर इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, अगर मैं कोई फ्रूट्स लाती हूँ, मुझे पता है 2 बंदे ही खाने वाले हैं, तो 2 दिन में वो ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं आधा किलो लेकर आ जाती हूँ, वो सपोज टू बी। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 kg लेकर आऊँगी तो वो 2 दिन पर वैसे ही उनसे एक ना एक जो है वो सड़ जाएगा। ठीक है, ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगी, तो ये इसका यूज़ तो नहीं हो सका ना। ठीक है, तो आप उतना ही चीज़ लेकर आएँ जितना आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकें। यानी कि आप टेस्ट ऐसा बनाएं कि आपका पूरा मकसद अचीव हो सके, तभी तो यूटिलिटी होगी। ठीक है, अब सिंप्लिसिटी में वही बात आ जाती है, टेस्ट क्लियर हो, सही से लिखा हो, ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो। जो पूछा जा रहा है, जो स्किल आप असेस करना चाह रहे हैं, उसी के बारे में सवालात लिखे हो। ठीक है, स्कोर एबिलिटी की बात करते हैं तो हर सवाल का अपना, ये इसकी नेक्स्ट फीचर है स्कोर एबिलिटी। हर सवाल का अपने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वो मार्क्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बता दिए हैं कि नहीं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसका 1 नंबर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का होगा। आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक MCQ को आप 5 या 10 नंबर का तो नहीं दे सकते ना। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो डिस्प्ले कर दिए हैं तो आपने उसी के मुताबिक ही स्कोरिंग करनी है। ठीक है, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल है हाउ एन आइटम ऑफ द टेस्ट इज़ एनालाइज्ड। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल। इसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी सी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन मिल गई है नेट से, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो आइए समझते हैं कि एक आइटम एनालिसिस क्या होता है और एक टेस्ट के आइटम को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, आइटम एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है। देखें, आइटम एनालिसिस, क्वेश्चंस के आइटम्स, क्वेश्चन बेसिकली आर कॉल्ड आइटम्स। ठीक है, टेस्ट के आइटम्स या क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए 2 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। पहली ये चीज़ कि टेस्ट जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्या वो उसी गोल पर किया गया है। ठीक है, जो हमने प्री डिटरमाइन किया था, जो हमने डिज़ाइन किया था। ठीक है, जो टॉपिक हमने पढ़ाया था, क्या टेस्ट में उसके सवालात बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डैट ही लिखे गए हैं। दूसरी बात, आपने सफिशेंटली डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी उस टेस्ट में होनी चाहिए, यानी कि उस टेस्ट में ऐसे सवालात मौजूद होने चाहिए जो कि हायर इंटेलिजेंस लेवल वाला बच्चा हो या लोअर इंटेलिजेंस वाला बच्चा हो, दोनों वो अटैम्प्ट कर सकें। ये 2 पॉइंट्स आपने कंसिडर करने हैं जो कि इसकी डेफिनेशन में मौजूद हैं। अगली स्लाइड में भी मज़ीद डेफिनेशन से दी हैं। ठीक है, वो देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं पर्पस की तरफ कि पर्पस क्या है। ठीक है, हमने बेस्ट क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं जो हम बच्चों को दे सकें। ठीक है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रक्चरल कंटेंट जो हमने क्वेश्चंस का बनाया है, जो हमने क्वेश्चन दिया है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तीसरा, बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टी कहाँ कहाँ हो रही है, ऐसा टेस्ट डिज़ाइन करना है जो आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकें। चौथा, बच्चे में वीकनेस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मुझे मज़ीद मेहनत करनी है इम्प्रूवमेंट लाने में नहीं। ठीक है, वो तभी पता चल सकता ना जब आपको वीकनेस पता हो। वो कैसे पता चलेगी, जब आप टेस्ट के आइटम्स इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि आपको ये चीज़ पता चल जाए, आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें कि एक बच्चे में रिगार्डिंग दैट टॉपिक कितनी काबिलियत मौजूद है। अच्छा जी, आइटम्स की बिहेवियर, मतलब क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, एक टीचर को अच्छा कॉम्पिटेंट टीचर बनाती है ना, जब आप डिफेक्ट्स निकालोगे, जब आपको पता चलेगा यहाँ यहाँ वीकनेस है, तो आप टीचर्स वहाँ वहाँ अपने जो एरियाज़ हैं उसको मज़ीद इम्प्रूव करेगी, तो कॉम्पिटेंट टीचर बन गया। ठीक है, टेस्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स को एवेलुएट करना है, ग्रेडिंग करना है। अच्छा जी, दूसरा, आपने पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स ऑफ वैलिडिटी टेस्ट। ठीक है, आपने टेस्ट की वैलिडिटी क्या है, ये सब आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आपने टेस्ट को वैलिड बनाना है, उसकी वैलिडिटी को इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हमें वैलिडिटी अचीव नहीं हो रही। ठीक है, उसको रिमूव करना है। दूसरा, आपने उस ग्रुप की परफॉर्मेंस को मालूम करना है। ठीक है, आपके क्लास के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मालूम करना है। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया है कि आपने फैसिलिटी वैल्यू को मालूम करना है, हर एक क्वेश्चन के, हर एक आइटम के जो टेस्ट में मौजूद है। दूसरा, आपने डिस्क्रिमिनेशन मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करनी है, बेसिकली यही पूरे स्टेप्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, इनकी डेफिनेशन आगे दी हैं। मैं आपको पहले प्रोसीजर समझाना ज़्यादा पसंद करूँगी ताकि आपको फिर डेफिनेशन को समझने में इंटरेस्ट हो। ठीक है, देखें, स्टेप्स ऑफ आइटम एनालिसिस। पहला है, जब आपने टेस्ट ले लिया बच्चों से, स्कोरिंग होगी।
ठीक है, अब आपने स्कोर्स को अरेंज करना है, ठीक है, रैंक ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सबसे अच्छे मार्क्स किसने अचीव किए, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है जनाब। फिर आपने क्या करना है, हायर स्कोर वाले को अलग कैटेगरी बनानी है और लोअर स्कोर वाले को अलग कैटेगरी बनानी है, ठीक है। दोनों को अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने हर आइटम के लिए नंबर्स को, स्टूडेंट के नंबर को टैली करना है। यानी आपने दो ग्रुप तो बना लिए, एक वो ग्रुप जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, एक वो ग्रुप जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं, ठीक है। उन दो ग्रुप में अब जो टेस्ट के अंदर हर आइटम मौजूद है ना, ठीक है, उसके नंबर को टैली करना है आपने दोनों ग्रुप्स के, ठीक है। यानी मैंने 10 सवाल दिए हैं एक क्वेश्चन के, टेस्ट के अंदर, तो मैं पहला सवाल उठाऊंगी और फिर उसके मार्क्स को मैं सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपस में टैली करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने जहां ऑल्टरनेट मिल रहा है, यानी कि अगर उस सवाल के जवाब में मुझे सपोज टू बी 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 ने मुझे सही आंसर दिया है और 5 ने मुझे गलत आंसर दिया है, ठीक है। तो आपने उसका काउंट जो है ना वो कॉपी में लिखना है। समझ में आएगी, आपने उसका काउंट कॉपी में लिखना है। आप क्या करना है, आपने डिफ़िकल्टी इंडेक्स मालूम करना है हर एक क्वेश्चन का जो आपके टेस्ट में मौजूद है, ठीक है। आपने डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स मालूम करना है हर एक क्वेश्चन का, जहाँ, ठीक है, जो आपने टेस्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपने देखना है हर एक आइटम, यानी हर एक क्वेश्चन जो आपने टेस्ट में दिया हुआ है उसमें कोई मशकूकियत तो नहीं है, क्या वो सही जा रहा है, क्या वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्या वो, ठीक है, इम्प्लॉजिबल तो नहीं है। ये सारी चीज़ें फिर आपने देखनी है। यानी कि अब मैं जब इन स्टेप्स को देखती हूँ, ठीक है, मुझे पता चलता है कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स मालूम करना है, मुझे डिफ़िकल्टी इंडेक्स मालूम करना है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे मालूम करनी है। अब ये कैसे मालूम करनी है, आइए दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने तो बहुत ज़्यादा तवील दिया हुआ है, आप बेशक इतना तवील ना लिखें। आपने बेसिक लिख ली ना, डेफिनेशन लिख ली, आपने स्टेप्स लिख लिए, अब आप इनको डिफ़ाइन कर लीजिए बस, ठीक है। अच्छा, डिफ़िकल्टी लेवल का फार्मूला है एवरेज ऑन द टेस्ट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इनटू 100, ठीक है जनाब। यानी टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उनका एवरेज निकालो, उसके बाद डिवाइड कर दो हाईएस्ट स्कोर से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिफ़िकल्टी लेवल मिल जाएगा। डिफ़िकल्टी इंडेक्स कैसे मालूम करना है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है H+L डिवाइडेड बाय N इंटू 100। H मतलब कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स टू द हाईएस्ट ग्रुप, L मतलब नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स टू द लोवेस्ट ग्रुप, जो आपने लोअर ग्रुप जो आपने डिवाइड किया हुआ एक लोअर ग्रुप और हाईएस्ट ग्रुप ना, हाईएस्ट ग्रुप में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, जिसने सही आंसर दिए हैं, लोअर मार्क्स में सबसे करेक्ट आंसर्स किसने दिए हैं, ठीक है, उनके नंबर्स लिखने। फिर आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ ग्रुप जितने भी हैं वो आपने नीचे लिख लेना है। अच्छा जी, फैसिलिटी वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग क्वेश्चंस करेक्टली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द टेस्ट। इन्होंने टेस्ट तो लिया है, ठीक है, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, 10 ने टेस्ट दिया है, उसमें से 5 ने सही जवाब दिया, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 हो जाएगा। ये आपकी फैसिलिटी वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ठीक है, वही वाली बात जो मैंने आपको पहले भी समझाई है, द वे एन आइटम डिफरेंशिएट्स स्टूडेंट्स हु नो द कंटेंट फ्रॉम हु डोंट नो, ठीक है, जिसको आता है और जिसको नहीं आता, इनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करना है, तो ये आइटम डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या है, द डिग्री टू विच अ गिवन आइटम डिस्क्रिमिनेट्स अमंग स्टूडेंट्स हु डिफर शार्पली इन फंक्शंस मेजर्ड बाय टेस्ट एज अ होल, ठीक है। इंडेक्स भी यही है कि वो डिग्री फाइंड आउट करनी है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस सवाल के जवाब देने के काबिल हैं और कितने हैं जो इस सवाल के जवाब देने के काबिल नहीं हैं, ठीक है, टोटल में से, ठीक है जनाब। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का फार्मूला लिखा हुआ है, DI इज इक्वल्स टू 2 इंटू H माइनस L डिवाइडेड बाई N। H क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन हायर ग्रुप, L क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन लोअर ग्रुप, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ ग्रुप्स, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्टर एवल्यूएशन क्या है, इन एडिशन टू एवल्यूएशन ऑफ करेक्ट आंसर्स टू एन आइटम, डिस्ट्रैक्टर्स रॉन्ग आंसर्स आल्सो इंडिविजुअली एवल्यूएटेड। यानी कि जिन बच्चों ने सही जवाब, ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनमें कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छे जवाब दे दिए हैं, करेक्ट आंसर्स दे दिए हैं, लेकिन वो दूसरे बच्चों के लिए या तो गलत जवाब का बाइस बने हैं या डिस्ट्रैक्ट होने का बाइस बने हैं, उनको भी हमने एवल्यूएट करना है। इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टर एवल्यूएशन। सही है। देखिए, बीएड के हवाले से जो है ना, आपने इतना भी लिख दिया तो बहुत है। अब बाकी इंटर आइटम कोरिलेशन गया या आइटम
टोटल कोरिलेशंस हैं, आइटम रिवीजन है, ये बहुत ज़्यादा तवील में चली जाती हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप बेशक, ठीक है, लिखे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो इतना कोई मसला नहीं है। समझ लें इंटर आइटम कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, इंटर आइटम कोरिलेशन का मतलब हर एक क्वेश्चन को आपने दूसरे क्वेश्चन से क्या करना है, कोरिलेट करना है। हर एक क्वेश्चन को आपने कोरिलेट करना है दूसरे क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरा ये बताता है हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी के बारे में। हमने इंटरनल कंसिस्टेंसी की वैलिडिटी में पूरा डिटेल उसकी टाइप पढ़ चुके हैं, वो वहाँ से आपने देखनी है। ठीक है, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली वैलिडिटी अचीव करने के लिए कर रहे हैं। वैलिडिटी क्या है कि हमने जो क्वेश्चन लिखा है अपने क्वेश्चन ईयर में, क्या वो सारे वही हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए इंटर आइटम कोरिलेशन करना है। ठीक है, आइटम टोटल कोरिलेशन में क्या है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। पॉइंट बाय सीरियल या फिर इसको आइटम टोटल कोरिलेशन कहते हैं। असेस द यूजफुलनेस ऑफ एन आइटम एज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन नॉलेज, एबिलिटी और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक आइटम यानी एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन एयर में मौजूद है, क्लास में मौजूद बच्चों की नॉलेज, एबिलिटी और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर रहा है। वो एक क्वेश्चन जो आपने उसमें लिखा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये देख लीजिए। Here each test item incorrect is equals to 0, correct is equals to 1 is correlated with the person's total test score। ठीक है, अब देखें, एक सवाल है, बच्चे ने बताया, बच्चे ने उसका जवाब जो है वो सही दिया है, गलत नहीं दिया। यानी एक सवाल उसने करेक्ट किया, इनकरेक्ट उसके 0 हैं। अब उसके जो टोटल मार्क्स हैं आपने उसको कोरिलेट करना होगा, तो आपको आइटम टोटल कोरिलेशन आएगा। यानी एक सवाल के मार्क्स को आपने बच्चे के टोटल मार्क्स से कोरिलेट करना होगा। आइटम रिवीजन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, डेवलपिंग अ वैलिड एंड रिलायबल टेस्ट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, वो तो हम देख चुके हैं कि टेस्ट में वैलिडिटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। इट हेल्प्स द फैकल्टी टू रिकॉल आइटम्स एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज टू दैम। ठीक है, यानी यही एक चीज़ है जो फैकल्टी की मदद करती है कि वो आइटम्स को रिकॉल कर सकें। सही है, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को फाइंड आउट कर सकें। आइटम रिवीजन शुड कंडक्ट आफ्टर आइटम एनालिसिस। आइटम रिवीजन कब होगी, जब आइटम एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, यानी बच्चों ने टेस्ट दे दिया, उसके बाद आपने हर आइटम को एनालाइज कर लिया। ठीक है, आपने क्वेश्चन तैयार कर लिया, उसके बाद आपने हर आइटम को एनालाइज कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब सारा कुछ हो गया, उसके बाद आपने दोबारा से रिवीजन देनी है। ठीक है, उसके बाद सारे स्टेप्स है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब रिजल्ट कैसे देना है, यूजिंग आइटम एनालिसिस रिजल्ट। जज द वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, टेस्ट की क्वालिटी और उसकी अहमियत को जांचना है। एड्स इन सब्सिक्वेंट टेस्ट रिवीजन, अगर आप समझते हैं कि इसमें ये इनफ नहीं है, ऐसे टेस्ट मज़ीद रिवाइज करने चाहिए तो आप वो दें। इंक्रीज स्किल्स इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर मसले मसाइल हैं तो सवालात जो अपने कंटेंट बनाए हैं क्वेश्चन ईयर का, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। ठीक है, फ्यूचर एक्टिविटीज़ को प्लान करें। ठीक है, कैसे हम डिज़ाइन करेंगे टेस्ट, हमें क्या क्या कैसे चलना है। ठीक है, बेसिस फॉर डिस्कसिंग टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, जो आए हैं उसको डिस्कस करना है। ठीक है, उसकी बेसिस फाइंड आउट करनी है, जिस बुनियाद पर हमने टेस्ट बनाया है कि हमें वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, बच्चों को प्रमोट करें नेक्स्ट हायर ग्रेड पर। ठीक है, टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करें। तो ये था आइटम एनालिसिस टेस्ट। इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टॉपिक, क्योंकि उसमें आपने फार्मूला वगैरह सब याद करने होंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। उसके बाद आप खुद से रिवीजन करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बाकी के सारे सवालात हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये तमाम सवालात मेरी एक असेसमेंट की वीडियो में बयान कर दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर जब हम मटीरियल उठा के पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। असेसमेंट की वीडियो का लिंक, जिसमें पहले सवाल का जवाब है, जिसमें छठे, 7वें और 8वें तीनों सवालों का जवाब मौजूद है। ठीक है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और आप वहाँ से देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी क्यूरीज दूर होगी। पेपर की तैयारी में इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी हुई होगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।